हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर को भी पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सिंपल सा प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, कोर्स सेक्शन पे जा करके हमारे जितने भी अब तक वीडियोस आ चुके हैं हिस्ट्री के आप जा करके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर अपकमिंग चीज़ें, मैथ्स हो, सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुँचे। आज जिस चैप्टर को हम लोग डील कर रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना या नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये SCERT का चैप्टर नंबर 3 है। और इस बात का ध्यान रखिए, आपके SCERT NCERT में हो सकता है ये चैप्टर्स हो, बट SCERT में चीज़ें थोड़ा अलग वे में होता है और बिहार बोर्ड में कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होता। ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बस अब चैप्टर को सुनो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने बाद कहीं पे जाकर के अदर पढ़ना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे PYQ में 10 साल में, आज इसी वीडियो में हम लोग क्लियर बता देंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्या क्या सब्जेक्टिव आएंगे, सभी चीज़ें। चलो पार्ट 2 स्टार्ट करें चीज़ें। चलिए हम लोग सब चीज़ें क्या समझते हैं, क्या मतलब है इंडो चाइना का, ये सभी चीज़ें कंबाइंड नोट्स में, अभी तक जिनको नोट्स नहीं मिला था कंबाइंड नोट्स में अपलोड हो जाएगा एक साथ। जिनको प्रिंट आउट कराना है वो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। हमने हो ची मिन्ह के बारे में पढ़ा, सब चीज़ें हम लोगों ने इंडिपेंडेंट दिला दिया था पिछले वीडियोस में, है ना। थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि तुम लोग कनेक्ट कर सको चीज़ों को। हिस्ट्री क्या है, कनेक्ट करने की ही चीज़ें हैं, है ना। चलो हम लोग अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में हमने क्या जाना, हमने देखा कि वियतनाम के लोग फ्रेंच रूल से परेशान थे। हाँ, फिर अलग अलग वहाँ से नेशनलिज्म, फैन बोईचाओ ने नेशनलिज्म की शुरुआत की, फिर हो ची मिन्ह ने लोगों को यूनाइट किया, फिर वेतमी क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बना, है ना, वर्ल्ड वार का फ़ायदा उठा करके आपका 2 सितंबर 1945 को बेसिकली वियतनाम को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। ओवरऑल हम लोग एक रिकैप में समझे, सब लोगों को लगा कि फाइनली वियतनाम को आज़ादी यानी इंडिपेंडेंट मिल गया, सब लोग खुश, है ना। नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, हो ची मिन्ह नए प्रेसिडेंट बन गए। हाँ, तो क्या, लेकिन एक बात याद रखो कि हिस्ट्री में कहानी इतनी आसान नहीं होती। अब कुछ और भी चीज़ें हैं। चले, व्हाट हैपन आफ्टर वियतनाम बिकम इंडिपेंडेंट, क्या हुआ, चलो समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। On 2 September 1945, Ho Chi Minh declared Vietnam an independent country. He became the first president. ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, है ना, याद रखिएगा कब बने, डेट, ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके चलिए, बट वियतनाम्स प्रॉब्लम वेर नॉट ओवर, ठीक है। जापान हैड left Indochina, but France wanted to rule Vietnam again. France did not want to lose its colony, so it made plan to take control इंडो चाइना। यहाँ से एक सब्जेक्टिव आएगा, क्या सब्जेक्टिव आएगा वो तो बता देंगे आप सबको, टेंशन मत लो। हमने पिछली वीडियोस में जाना कि जापान तो भाई खेल छोड़ के, मैदान छोड़ के चला गया था, जापान वियतनाम छोड़ के चला गया, लेकिन और एक फॉरेन पावर फ्रांस वहाँ पे था। उसने सोचा हमने इतना मेहनत से इंडो चाइना में कॉलोनी बनाया, इतना प्रॉफिट कमाया, इतनी आसानी से छोड़ देंगे, है ना। मान लो तुम कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत की, है ना, अपना कॉलोनी सब कुछ स्टेबलाइज कर लिया, वापस तुमको भगा दिया जाएगा, तुम छोड़ोगे नहीं, तुम आखिरी हद तक लड़ोगे कि नहीं, देखते हैं, है ना। इसलिए फ्रांस ने डिसाइड किया हम दोबारा वियतनाम पे कंट्रोल करेंगे, है ना। ओके, समझ में आया। तो उन्होंने एक प्लान किया, क्या प्लान किया, तो चलते हैं न्यू प्लान के बारे में समझते हैं। उनके प्लान जानने से पहले हमारा प्लान जान लीजिए, हमने आपके लिए क्या प्लान किया। हमने आपके लिए बनाया है क्रैकर बैच 2027 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच में पढ़ाई होती है नहीं, बैच में आपको चीज़ें दिया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के आपके नोट्स, SCERT चाहे SST, लैंग्वेज पेपर, सभी चीज़ें, NCERT, साइंस, मैथ्स, जो चीज़ें फॉलो होता है फुल्ली ऑफिशियल सिलेबस के बेस में चीज़ें कराया जाता है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन, DPP, चैप्टर वाइज आपको DPP मिल जाएगा, माइंड मैप सीरीज सभी सब्जेक्ट्स के, साथ में डिकोड सीरीज, ट्रेंड एनालिसिस करेगा, जितने 10 साल के क्वेश्चन हैं इस डिकोड सीरीज में करेंगे, साथ में वीकली टेस्ट और एग्जाम
से पहले टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिल जाएगा। साथ में एक न्यू चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, आंसर राइटिंग। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग सब रेडी हो जाता है, चलो कोई क्वेश्चन बैंक रट लिया, बोर्ड बूस्टर अगर कोई कर लिया, रिसेंट में टॉपर वीडियोस देखो, बोर्ड बूस्टर कोई कर लिया तो सब कुछ कर लेगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस है ना, आंसर राइटिंग, उसके लिए ये चीज़ आने वाला है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ें वीडियोस में आएगा, लेकिन बैच के अंदर ही रहेगा। साथ में PYQ बोथ शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, साइंस, SST के मैथ्स की चीज़ें आएंगे, मैथ्स के टीचर आपको सभी चीज़ें कराएंगे, है ना। ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कौन टीचर है। इस नंबर मैसेज करना, आप इसको घर बैठे भी प्रिंट आउट ऑनलाइन करवा सकते हो, सिर्फ आपका प्रिंटिंग चार्ज लगता है, बाकी आपको कोर्स के साथ ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री मिल जाता है। नंबर दिया गया 8538998887, मैसेज करना, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा किस तरीके से घर बैठे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। 130-140 अराउंड लगता है प्रिंटिंग कॉस्ट, आपको फ्री होम डिलीवरी करा दिया जाता है। साथ में ये बैच के प्राइस है, बट ओवरऑल 500 या ओवरऑल लेके भी चलो 600 में पूरा आपका एक साल का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं 399 तो बैच के 130-140 आपके अकॉर्डिंग आपके प्रिंटिंग चार्ज लिए जाएंगे, ठीक है, ओके। और मैथ्स का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैथ्स की क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 7:30 बजे लाइव होगा, तो आप लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको जो भी डाउट होगा, इसलिए मैथ्स की क्लासेस लाइव ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आप लोग का डाउट एक भी ना रहे। और हमारा मिशन रहेगा 100 आउट ऑफ 100। अगर आप बिल्कुल मैथ नहीं आता तब आप 85 लेकर चल सकते हो, अगर आ गया, समझ में आ गया तो 100 आउट ऑफ 100 रखा हुआ है। 3 दिन आपके क्लासेस चलेंगे, अल्टरनेट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इसके बीच में भी कुछ चीज़ आएंगे, प्लानिंग चल रहा है। अल्टरनेट संडे में आपके इन जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट आपको आपका पर्सनल डाउट जो भी नहीं बना, कोई क्वेश्चन नहीं बना, वो सभी चीज़ें लाइव क्लास में कराया जाएगा। और ये पूरा फ्री सेशन रहेगा, हालांकि पूरे सिलेबस हम लोग यूट्यूब पे फ्री कराते हैं, तो चैनल से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनका भी कुछ भला हो जाए, है ना। आपको नोट्स, चैप्टर DPP रेगुलर, ये सब चीज़ें तो हमारा बोर्ड बूस्टर में मिलेगा ही, क्रैकर बैच में मिलेगा ही, लेकिन क्लासेस यूट्यूब पे होती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे तक भेज दो कि इंग्लिश मीडियम में कुछ नया होने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है, ओके। इसको देखने बस से बिहार बोर्ड ही नहीं, आप जितने भी आगे मैथ्स पढ़ोगे, JEE लेवल जाओगे, तो फाउंडेशन टाइप से सभी चीज़ें कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या प्लान बनाया, अब इनके प्लान्स के बारे में जानते हैं। फ्रांस न्यू प्लान आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस वांटेड टू रीबिल्ड देयर एम्पायर। फ्रांस आल्सो वांट टू रूल इंडो चाइना अगेन, सो फ्रांस अनाउंस न्यू प्लान अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। ये 2 नंबर में तुम लिख के रखो, लिख के रख लो, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स। आपसे पूछेगा व्हाट आर द प्लान्स टुवर्ड इंडो चाइना, क्वेश्चंस बता रहे हैं, है ना, ओके। अगर ये क्वेश्चन रहा तो समझ जाओ तुमको यही पूछा है, क्या प्लान था फ्रांस का टुवर्ड किसके तरफ, इंडो चाइना की तरफ, क्या प्लान था। अब हम थोड़ा सा कहानी को अपने हिसाब से लैंग्वेज में आसान से समझाते हैं, आखिर हो क्या रहा था। देखो, वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ, लेकिन फ्रांस ने इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट नहीं किया। वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस, ये सब क्या चाह रहा था, अपना अपना जो गवर्नमेंट है वापस से हम लोग बिल्ड करें, ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से फ्रांस भी चाह रहा था, तो फ्रांस ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, उनका कहना है कि इंडो चाइना में फ्रांस पार्ट रहेगा, ठीक है। पहला प्लान क्या था उनका अकॉर्डिंग, कंडीशन ये रखा उनके अकॉर्डिंग, जो सिंपल सा है कि इंडो चाइना में फ्रांस यूनियन का पार्ट रहेगा, ठीक है, ओके। सिर्फ लिमिटेड ही इंडिपेंडेंट दिए जाएंगे, ठीक है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा जो आर्मी हो गए और फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, फ्रांस ही कंट्रोल करेगा। ये किनके प्लान थे, बेसिकली फ्रांस के प्लान थे, ठीक है, ओके। ये चीज़ें थे, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रांस चाह रहा था सिर्फ क्या देना, लिटिल फ्रीडम, किसको, इंडो चाइना को, लेकिन मतलब वियतनाम को, लेकिन अपना पूरा रियल पावर किसके पास रखना चाह रहा था, अपने पास रखना चाह रहा था, ठीक है, समझ में आया। ये पॉइंट्स है कुछ कुछ, 2 नंबर के लिए आप याद रख लो, क्या उन्होंने वो चाह रहे थे आपका क्या हो, लिमिटेड इंडिपेंडेंट मिलेगा, है ना, ओके, इंडो चाइना को, है ना, ओके। और फ्रांस जो है पार्ट रहेगा, ठीक है, इसका फ्रेंच यूनियन का, ठीक, ओके। ये सब चीज़ें क्लियर है, हाँ।
क्या फॉरेन अफेयर हो गया, आर्मी हो गया, ये सब कंट्रोल किसके अंदर रहेगा? फ्रांस के अंदर रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चला। ओके, उसके बाद हनोई पैक्ट, डेट लिख लीजिए 6 मार्च 1946, डेट 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव आना ही आपके बिहार बोर्ड में। व्हेन फ्रेंच आर्मी रीच साइगन, ठीक है, ओके, वियतनाम स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दैट। जब फ्रेंच आर्मी साइगन आया तो फिर से जो वियतनाम यानी ऑर्गेनाइजेशन, वियतनाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, फिर से ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगा। फिर आफ्टर सम टाइम फ्रांस एंड वियतनाम डिसाइडेड टू मेक पीस। कितना लड़ेगा, तो सोचा कि एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा शांति समझौता, पीस ट्रीटी कर लेते हम लोग। तो ठीक है, 6 मार्च इंपॉर्टेंट है, 1946 को हनोई पैक्ट हुआ। इसको हनोई एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। कभी कभी बोल देगा कि हनोई पैक्ट कब आया, हनोई एग्रीमेंट कब आया। ठीक है, ओके, किसके किसके बीच में हुआ? तो फ्रांस एंड वियतनाम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेट, किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल। चलिए, इसका मेन पॉइंट क्या था हनोई पैक्ट का? सबसे पहले फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया वियतनाम एज अ फ्री रिपब्लिक, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, बस। वियतनाम वुड रिमेन पार्ट ऑफ इंडो चाइना यूनियन, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोग फ्री रिपब्लिक, मतलब वियतनाम एज अ फ्री रिपब्लिक, लेकिन कंडीशन यहां फ्रांस ये रखा कि वियतनाम फ्रेंच यूनियन का पार्ट रहेगा। ठीक है, ओके, इस बात का याद रखो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर किसके अंदर रहेगा? फ्रेंच यूनियन के अंदर रहेगा। और जो फ्रेंच के जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उसको अलाउ किया जाएगा, टोकिन सिटी में एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल शांत, दोनों के बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच में शांति रहा कि चलो ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, हम लोग एक काम करते हैं, शांति समझौता कर लेते हैं, तुम लोग को मैंने मान लिया, चलो तुम लोग भी रिपब्लिक हो, एक काम करते हैं, लेकिन जो अपना इंडो चाइना वाला रीजन, ये यूनियन है, हमारे पास रहेगा। ठीक है, ओके, फ्रांस के पास रहेगा, और हमारी जो आर्मी है तुम्हारे इसमें आएंगे। ठीक है, कुछ, चलो ठीक है, माना, चलो। लेकिन ये ट्रीटी तो हुआ, ये एग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन ये फेल भी तो हो गया, फेलियर ऑफ हनोई पैक्ट। द पीस डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ये जो पीस हुआ था ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। ठीक है, फ्रांस ब्रॉक हनोई पैक्ट। फ्रांस ने बेसिकली हनोई पैक्ट का उल्लंघन किया, तोड़ दिया। उन्होंने बेसिकली क्या किया? इट फॉर्म सेपरेट गवर्नमेंट इन कोचिन चाइना। उन्होंने बोला कि ठीक है, रहने दो, तुम लोग से ज़्यादा ये नहीं करेंगे हम लोग। उन्होंने, फ्रांस ने अपना तोड़ दिया कि हमको ये सब ट्रीटी वगैरह नहीं करना, क्योंकि उनको क्या मतलब था, हमको पूरा पावर चाहिए, हमको पूरा कंप्लीट चाहिए, है ना। ओके, चलो, उन्होंने क्या किया? हनोई पैक्ट को तोड़ा और बेसिकली एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया कोचिन चाइना में। ठीक है, ओके, और ये चीज़ हो ची में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि वो तो जान रहा था कि फ्रांस जो है फुल फ्रीडम चाहता है वियतनाम को, है ना। ओके, वियतनाम को कभी ये लोग फ्रीडम नहीं देखना चाहता, वो लोग अपने कंट्रोल में देखना चाह रहा है। कौन लोग? फ्रांस लोग। ठीक है, चालाक आदमी था, है ना। एट दिस टाइम वियतनाम, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वियतनाम में, है ना। उन्होंने बेसिकली क्या किया? ओपन वॉर नहीं किया। ठीक है, अगर डायरेक्ट ओपन वॉर करेगा तो फिर से दोनों तरफ बर्बादी होगा। तो इन्होंने फिर से क्या किया? वही स्ट्रैटेजी अपनाया जो पिछले पार्ट में हमने पढ़े, गोरिल्ला स्ट्रैटेजी, मतलब छुप छुप के वॉर करना, है ना। ओके, फिर द पीपल ऑफ वियतनाम वॉज अगेन स्टार्ट फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंट। फिर से जो वियतनाम के लोग हैं क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंट के लिए लड़ने लगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? ओके, चलिए। अच्छा, कभी गोरिल्ला वेलफेयर के बारे में पूछते थे, ये क्या है? बेसिकली छुपके जो मार, है ना, मतलब लुका छुपी करके बेसिकली वॉर किया, है ना। ओके, अब आते हैं कुछ चीज़ें। द वियतनामी अटैक फ्रेंच आर्मी एट दिएन बिएन फू। आपके बुक में फोटो है, ठीक, ओके। फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड एंड अबाउट कितना? लगभग 16,000 फ्रेंच सोल्जर सरेंडर्ड। आफ्टर दिस Dien Bien Phu came under communist control. This defeat was big shock for France and made its rule in Vietnam much weaker. समझो क्या हुआ? जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था वियतनाम का, वियतमी, उन्होंने बेसिकली फ्रेंच आर्मी पे अटैक किया। जगह डेन बेन फू, इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, देखो फाइट कर रहा है। ये आपके बुक SCERT बुक का ये पिक्चर है, SCERT, जो बिहार बोर्ड फॉलो करता है। ठीक है, इसमें फ्रांस जो है बहुत बुरी तरीके से हारा। जितने भी लगभग 16,000 थे आपके सोल्जर्स थे, वो बेसिकली
क्या हुए, सरेंडर कर दिए। फिर जो इस जगह में कम्युनिस्ट का कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये जगह का नाम है बेसिकली देन बेन फू, यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रोल कर लिया बेसिकली वियतनामीज लोग, है ना। ओके, इस हार के बाद बड़ा शौक में था और जो उनका कब्जा था वियतनाम में वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अमेरिकन इंटरवेंशन, यहाँ कौन आया, कहानी में ट्विस्ट, अमेरिका आ गया। क्यों आया समझेंगे। देखो, आफ्टर बैटल ऑफ डैन बेनफू, बैटल के बाद फ्रांस बिकम वेरी वीक। नाउ द यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट फ्रांस। व्हाई, आखिर क्यों। अमेरिका वाज अफ्रेड दैट कम्युनिज्म वुड स्प्रेड इन इंडो चाइना, सो इट स्टार्टेड क्या, interfering in the Indochina issue and openly opposed communists. To solve the problem, an international meeting was held in 1954. This meeting known as Geneva Agreement, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझाते हैं। क्या हुआ कि डैन बेन फू में फ्रेंच बुरी तरह हार गया। अब अमेरिका को डर लगने लगा कि अगर होचिमी का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और स्ट्रांग हो गया तो कम्युनिज्म दूसरे कंट्रीज में भी स्प्रेड होगा। इसलिए अमेरिका ने फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1954, डेट इंपॉर्टेंट है बंदा, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंट में एग्जाम दिए होंगे, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं आए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, आपके 10th क्लास में, ठीक है, तो देखना ये क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 1954 में जेनेवा में मीटिंग रखा गया, ठीक है, जिसको जेनेवा एग्रीमेंट कहा जाता है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, ये जेनेवा एग्रीमेंट में वियतनाम को बेसिकली 2 हिस्से में डिवाइड किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की आफ्टर जेनेवा एग्रीमेंट कितने सेक्शन में या कितने पार्ट में वियतनाम डिवाइड हुए। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्या रखना, 2 पार्ट में डिवाइड। सभी पॉसिबिलिटीज एक साथ बता रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं बताएगा, बाद बाकी सब जगह क्या होगा, आपको चैप्टर्स एक तो पता नहीं किधर से, एनसीईआरटी कभी कुछ आपको टोटली एनसीईआरटी, हम तो सॉरी एनसीईआरटी करा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे याद रखना कि 2 हिस्से में, नाम नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ये भी पूछ देगा, है ना। ओके, चलिए, उसके बाद नॉर्थ वियतनाम किसके अंडर है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी जो होचिमी लीड कर रहा था। साउथ वियतनाम किसके अंडर है, यूएसए सपोर्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि नॉर्थ वियतनाम में किसका कब्जा था, साउथ वियतनाम में किसका कब्जा था, ये नॉर्थ और साउथ में जो डिवाइड हुआ तो किस एग्रीमेंट के तहत हुआ। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में जेनेवा एग्रीमेंट के बारे में पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से लिख सकते हो, जेनेवा एग्रीमेंट, ठीक है, कब हुआ, डेट लिख दिया, इसको जेनेवा मीटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस एग्रीमेंट के तहत ये पॉइंट लिख लेना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये बारे लिख देना, आपके 2 नंबर आपके पास रह जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओके, सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, आगे भी कुछ चीज़ें हुई। देखो, साथ ही लियोस और कंबोडिया को भी इंडिपेंडेंट माना गया, ठीक है। ओके, चलिए, इस एग्रीमेंट के बाद लेकिन और भी कुछ चीज़ें। अब आते हैं थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव टॉपिक, 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव कुछ पॉइंट है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है, हुआ हाउ, एक मूवमेंट है, इनके बारे में 2 नंबर या तो ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। ये हुआ हाउ मूवमेंट कैसा है, एक रिलीजियस मूवमेंट है। कौन सा, बुद्धिस्ट रिलीजियस मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि ये किस टाइप का मूवमेंट है, पॉलिटिकल, कुछ भी दे सकता है, तो याद रखना एक रिलीजियस मूवमेंट है। अभी तक कौन सा रिलीजियस मूवमेंट ये नहीं पूछा है, तो याद रख लेना बुद्धिस्ट, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये वाला ज़रूर पॉइंट पूछा है। ये आपके एससीईआरटी में येलो बॉक्स के अंदर है। तो येलो बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मालूम है, ठीक है। ओके, इट वॉज स्टार्टेड इन 1939, डेट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है। ओके, चलिए, इनके फाउंडर कौन है या किसने स्टार्ट किया, वो भी आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं। क्या नाम है, हुएन फू सो, ठीक है, थोड़ा टफ नाम है बट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट फाइट अगेंस्ट फ्रेंच रूल। क्या मेन मूवमेंट था या क्या एम था इनका,
बेसिकली फ्रांस रूल के अगेंस्ट लड़ना, ठीक है, ओके। सम रेवोल्यूशनरीज यूज वायलेंट मेथड सच एज बॉम्ब अटैक, ठीक है, ओके, सेल्फ इमोलेशन, ठीक है, सेटिंग दैमसेल्फ ऑन फायर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब समझाते तुम्हें, वियतनाम में सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चल रहा था बल्कि रिलीजियस मूवमेंट भी थे, ठीक है। उनमें से जो आपका हुआ हाउ मूवमेंट है ये है, ठीक है, नाम, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, ठीक, ओके। इन्होंने बेसिकली कुछ रेवोल्यूशनरीज तो एकदम वायलेंट मेथड अपना लेते हैं, बॉम्ब अटैक करने लगे, ठीक है, कुछ लोग तो खुद को जलाने लगे, मतलब अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, यानी बेसिकली फ्रांस के अगेंस्ट, ठीक, ओके। चलो अब आते हैं इस मूवमेंट के बाद दूसरा है सिविल वॉर ऑन लियोस। कंबोडिया से अब थोड़ा सा हम लोग साइड हटेंगे, अब स्टोरी जो है वियतनाम से थोड़ी देर के लिए लियोस की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने इंडो चाइना में क्या, कंबोडिया, लियोस, वियतनाम, अब तक हम लोग वियतनाम ये सब चीज़ें कर रहे थे, कंबोडिया आगे करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा लियोस की तरफ आते हैं। आफ्टर दिस एग्रीमेंट, जेनेवा एग्रीमेंट, हमने पढ़ा कि आपका लियोस कंबोडिया का भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज करार दिया गया, जस्ट अभी बताएं आपको, ये तो देखो बताए ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ होने लगा, टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट एग्रीमेंट was followed an international control commission ICC, है ना, ICC क्रिकेट वाला है ना, ओके, तो याद रखना ICC ये दूसरा है, ठीक, ओके। इंटरनेशनल कंट्रोल, वहाँ तो दूसरा क्रिकेट से यहाँ पे कंट्रोल कमीशन बना, है ना। अगर ICC का फुल फॉर्म करें, ठीक है, हिस्ट्री में क्वेश्चन आए तुम लोग पक्का क्रिकेट वाला लगा के आओगे, है ना, ओके। ICC यानी इंटरनेशनल कोर्ट कमीशन फॉर्म हुआ, जिसके 3 मेंबर थे, इंडिया, कनाडा, पोलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं बना है, बस एग्रीमेंट कब हुआ है इतना। लेकिन अभी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड कि बेसिकली कौन सा एग्रीमेंट के फॉर्म हुआ था, कौन कौन मेंबर थे इसके, तो पूछ देगा कि आईसीसी के कौन कौन मेंबर थे, तो पूछ देगा, है ना, इंडिया, पोलैंड, कनाडा, इनमें से कौन नहीं थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। ऑन दिसंबर 1955, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, डेट है इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, इलेक्शन विल हेल्ड इन लियोस। आफ्टर द इलेक्शन सोनोवाना फूमा बिकम द प्राइम मिनिस्टर। फॉर सम टाइम एवरीथिंग इज पीसफुल बट सोन पावर स्ट्रगल स्टार्ट बिटवीन 3 प्रिंसेस ब्रदर ऑफ लियोस, दिस लीड सिविल वॉर। अब समझो 1955 में लिख लीजिए इलेक्शन हुआ, कहाँ पे, लियोस में, ठीक, ओके। तब वहाँ पे आफ्टर इलेक्शन के बाद क्या बना, सोवन्ना जो है आपके ये प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने, ठीक। कुछ दिन नॉर्मल रहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद लियोस में 3 जो प्रिंस राजकुमार थे उनके बीच में, पावर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई। इसी वजह से यहाँ क्या होगा, सिविल वॉर हो गया, ठीक है। जब सिविल वॉर हुआ तो बस क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज इंटर द वॉर, ठीक है, ठीक, ओके। फॉरेन एंट्री क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में जानते हैं। द यूएसए एंड सोवियत यूनियन, रशिया सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप इन लियोस। बिकॉज ऑफ दिस द सिविल वॉर बिकम मोर सीरियस एंड वर्ल्ड पीस वॉज इन डेंजर। इंडिया asked to restart the International Control Commission ICC. In May 1961 meeting, 14 countries are held. All 3 leaders Leos agreed to form joint government, but this peace not last. Soon the foreign minister Leos were killed and the civil war start again. कहानी क्या है, अब ये सिविल वॉर सिर्फ लियोस की प्रॉब्लम नहीं रहा, अमेरिका, सोवियत रशिया, है ना, यूएसएसआर, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं, भी अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट करने लगे। इससे कोल्ड वॉर के इफेक्ट लियोस तक पहुंच गया, ठीक है। इंडिया ने फिर इंडिया बेसिकली क्या किया, यहाँ पे कहा कि एक काम करते हैं, फिर से हम लोग रीस्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कमीशन को, ठीक, ओके। फिर एक मीटिंग रखेगी, कब, 1961। कितने कंट्रीज आए थे, 14 कंट्रीज बेसिकली आए, ठीक है, ओके। 14 कंट्रीज के बीच में मीटिंग हुई
और एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाने का डिसीजन हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, जॉइंट गवर्नमेंट बनाओ, है ना। तब ये थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि पीस, वर्ल्ड का पीस है बहुत, वर्ल्ड में जो शांति है वो बहुत डेंजर में चला गया था। जैसे रिसेंट देखो ईरान वॉर, है ना, हुआ था, कितना प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, एलपीजी शॉर्टेज, ये सब चीज़ें। तो देश शांति, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया शांत रहे तो ठीक है, अगर देश, पूरा देश शांत नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम सबको आएगा। ठीक है, भले आज नहीं पहुँचे कल पहुँचे, लेकिन एक ना एक दिन तो पहुँचेगा ही। ठीक है, ओके। चलिए, तो कहीं भी वॉर हो रहा है तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं कि वॉर हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे हम लोग को भी उसका झेलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो बेसिकली एक मीटिंग कराया गया, लेकिन ये भी पीस जो है बहुत दिन तक टिका नहीं। फिर जो फॉरेन मिनिस्टर है लियोस के, उसको मार दिया गया, फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, कितने कंट्रीज है, कौन सा डेट में बना, है ना, ओके, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बस डेट शीट। अब आते हैं और आगे, पैथेट, लियो एंड अमेरिकन इंटरवेंशन। यहाँ पे फिर और एक चीज़ आएंगे। द यूएसए डिड नॉट वांट कम्युनिज्म टू स्प्रेड इन लियोस। In 1970, Pathet Leo attacked on Leo and captured Plain of Jars. The USA carried out heavy bombing, but it could not stop Pathet Leo. In 1971, South Vietnamese and American soldiers entered Laos. The main aim was capture Ho Chi Minh tribe. However, the people of Laos fought bravely. Finally, USA failed and retreated. The spread of communism in Laos could not stop. Important चीज समझो कहानी। अमेरिका जो है वो बेसिकली नहीं चाहता था कि लियोस में कम्युनिज्म फैल जाए, लेकिन पैथेट लियो नाम के कम्युनिस्ट ग्रुप ने अटैक करके उसके एरिया पे बेसिकली कब्जा कर लिया। ठीक है, ओके। चलिए, फिर अमेरिका ने क्या किया, बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग किया। ठीक है, उनके जितने भी आर्मी थे सबको बेच दिया, मतलब भेज दिया, नॉट बेच दिया। उनका टारगेटिंग क्या था, कैप्चर हो ची मिन्ह ट्रायल। लेकिन लियोस के लोगों ने इतना जोर से मतलब रेसिस्ट किया, अपोज किया कि अमेरिका आखिर में फेल हो गया और उसको वापस जाना पड़ा। ठीक है, ओके। इसके बाद लियोस में कम्युनिज्म को कोई रोक नहीं सका। तो अब थोड़ा सा तुमको क्लियरिफाई कर रहे हैं कि वियतनाम का जो लड़ाई है धीरे धीरे आपने देखा लियोस में आया, फिर कंबोडिया तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर इसी वजह से इंडो चाइना रीजन पूरा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो चलो अब आते हैं कंबोडिया के बारे में। हमने पहले वियतनाम के बारे में पढ़ लिया, वियतनाम से स्टार्ट हुआ, फिर लियोस में पहुंचा, अब फिर हम लोग कंबोडिया में आते हैं। स्टार्ट करें, आ जाओ। आफ्टर बिकमिंग independent in 1954, Cambodia accept constitutional monarchy. King Norodom Sihanouk, बहुत important, become ruler. He followed the policy of non-alignment and neutrality. So Cambodia did not join any military group, but USA want to increase its influence in Cambodia. When King Sihanouk refused American help in 1963, क्या है, USA become unhappy. In 1965, USA attacked some border village of Cambodia. As a result, Sihanouk broke up diplomatic relation with USA. And later, 1969, USA spread poison on कहाँ पे, Cambodia rubber farm, destroying thousands of acres of crops. देखो, अब बात करते हैं हम लोग कहाँ की, कंबोडिया के बारे में। 1954 में इंडिपेंडेंट होने के बाद किंग नोरोदम सिहानोक रूलर बने। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है, कंबोडिया का कौन रूलर था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कौन एक्सेप्ट किया तो कौन रूलर था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब हुआ, 1954, डेटो दिमाग में बैठा लो। ठीक, बेसिकली ये जो लीडर थे, ये जो रूलर थे, न्यूट्रलिटी को पॉलिसी अपनाई, मतलब दोनों तरफ न्यूट्रल रहेंगे। थालाफोरिजन 7 pH, है ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, मतलब दो ग्रुप थे, है ना तो वो बोलेंगे, उन्होंने सिंपल से उनका ये पॉलिसी है, ना हम अमेरिका का सपोर्ट करेंगे ना कम्युनिस्ट कंट्रीज का, किसी का नहीं करेंगे, मतलब इक्वली रखेंगे, है ना। होता ना कि एक पल्ले हो जाना पूरा, तो वो चीज़ नहीं, न्यूट्रल रहेंगे।
ठीक है, ओके। लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था कंबोडिया में, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना दबदबा दिखाना चाह रहा था, बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन जब शिहानॉक ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो अमेरिका बेसिकली नाराज हो गया, ठीक है, ओके, अमेरिका, ठीक है, नाराज हो गया। अब फिर क्या किया, इन 1965 यूएसए जो है वो उनके बॉर्डर के जो इलाके हैं, विलेज हैं, उसमें बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया। जब ये चीज़ें हुआ तो बेसिकली क्या किया, कंबोडिया ने अमेरिका से रिलेशन तोड़ दिया। इन 1969 फिर क्या हुआ, यूएसए ने बेसिकली स्प्रे कर दिया पॉइजन, ठीक है, कहाँ पे, कंबोडिया के रबर फार्मिंग में, जिससे क्या हुआ, 1000 ऑफ एकड़ जो क्रॉप्स थे वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, ओके। चलिए, फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ये चीज़ होगा तो फिर सिविल वॉर होगा, सिविल वॉर इन कंबोडिया, ठीक है। इन 1970 जनरल लॉन नॉल टुक कंट्रोल ऑफ कंबोडिया। किंग शिहानॉक opposed the new government and started struggle to get back his power, ठीक है। He received support from North Vietnam and Vietcong. Soon the USA also entered the war. This made war more dangerous. Through many peace efforts were made, the fighting continued. Finally, April 1975, civil war ended, ठीक है। शिहानॉक अगेन बिकम अ हेड ऑफ स्टेट, लेटर कंबोडिया वॉज रीनेम्ड कंबोजिया। चीजें समझो, 1970 में जनरल लॉन नोल कंबोडिया की पावर को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, ले लिया, ओके। शिहानॉक ने उसका विरोध किया और उसके सपोर्ट में नॉर्थ वियतनाम वियतकॉन्ग सपोर्ट मिला, किसको, शिहानॉक को मिला, ठीक है, ओके। उसके बाद अमेरिका भी वॉर में आ गया, हर जगह घुस जाता अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने भी वॉर में आ गया। कई साल तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन फाइनली अप्रैल 1975 को ये जो सिविल वॉर है ये खत्म हुआ। उसके बाद कंबोडिया का नाम कंपोचिया रख दिया गया। तो पूछ देगा कि इनमें से कंपोचिया का नाम क्या है, सॉरी, कंबोडिया का नाम क्या रखा गया था, तो कंपोचिया, ठीक है, नेम है बस, कंबोडिया कंपोचिया, है ना। जैसे अभी 10th का एनसीईआरटी का मैथ देखियो, ठीक है, गणित तो गणिता इससे समथिंग कुछ रखा है ना, हाँ, शायद क्लास 9th का मैंने देखा, ठीक है, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, मतलब नेम चेंज करने का, ठीक, नेम चेंज कर दिया। अब आते हैं आगे की चीज़ें, वियतनाम सिविल वॉर। आफ्टर द एग्रीमेंट जेनेवा 1954, वियतनाम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ठीक है, ओके। जेनेवा एग्रीमेंट के बाद आपको मालूम है वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया गया, नॉर्थ वियतनाम होचिमी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साउथ वियतनाम अमेरिका सपोर्ट करता था, ठीक है। फिर 1956 में बेसिकली इलेक्शन हुआ, ठीक, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वियतनाम एक हो जाए। लेकिन इलेक्शन हुआ ही नहीं, इसके बाद साउथ वियतनाम के लोग वियतकॉन्ग बनाया और सिविल वॉर फिर से शुरू हो गया। ले चाहता कि एक काम करते, इलेक्शन कराते हैं, थोड़ा सा एक काम करेंगे, लोग यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए, साउथ वियतनाम के लोग यूनाइट होना चाह रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वियतकॉन्ग, ठीक है, आ गया। फिर यहीं से आपका सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। फिर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर अमेरिका इंटर द वियतनाम वॉर, फिर यहाँ भी अमेरिका आ गया, ठीक है, ओके। अमेरिका आखिर आ क्यों रहा है इतना बार बार, तुम लोग खुद देख रहे हो, हर कहीं वॉर हो रहा है, ले आ गया, पहुँच गया, बालबीट से पहले यहीं पहुँच रहा है। क्या था, देखो, अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा ना फैल जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1962 को अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनको साउथ वियतनाम भेज दिया, ठीक है, ओके। जितने भी सोल्जर्स हैं उनको अपना क्या जितने भी सोल्जर्स थे उनको साउथ वियतनाम भेजना स्टार्ट किया, जाओ जाओ एक काम करो, तुम लोग जाओ। क्यों भेजा, ठीक है। लेटर द यूएसए अटैक नॉर्थ वियतनाम, बाद में भेज दिया, ठीक। इधर क्या किया, आपका उधर सोल्जर को साउथ वियतनाम भेज दिया, नॉर्थ वियतनाम में क्या किया, लोग अटैक करना स्टार्ट किया, बॉम्ब का इस्तेमाल करके अटैक, डेंजरस केमिकल वेपन्स, ठीक है, नैपलम, ठीक है, एजेंट ऑरेंज, ठीक है, फॉस्फोरस बॉम्ब, ये पूछ देगा सब क्या है, बेसिकली केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किया। बहुत सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे इनोसेंट पीपल जिंदगी से हाथ धो बैठे। इवन द वियतकॉन्ग डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग, लेकिन जो है ये इतना तबाही होने के बाद भी
जो आपका वियतकॉन्ग है उन्होंने बेसिकली हार नहीं मानी। ठीक है, ओके। चलो, हो ची मिन्ह ट्रायल के बारे में अब थोड़ा सा समझेंगे। द हो ची मिन्ह ट्रायल वॉज मैनी सप्लाई रूट ऑफ नॉर्थ वियतनाम। ये था क्या, बेसिकली एक रास्ता था। तुमको ये पढ़ने से पहले कहानी समझाता है कि होता क्या, यह इस स्लाइड में मेनली क्या है, तो कहानी समझाता तो इजीली समझ आएगा। देखो, हो ची मिन्ह ट्रायल नॉर्थ वियतनाम का लाइफ लाइन थी। इसी रास्ते से जैसे सोल्जर्स हो गए, वेपन हो गए, साउथ वियतनाम तक पहुंचते थे। ये रूट लियोस, कंबोडिया होकर जाता था। अमेरिका बार बार इसे डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन जो वियतकॉन्ग है इसे बार बार दोबारा बना देते थे। इसीलिए जो अमेरिका है उनकी सप्लाई कभी रोक नहीं पाया। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक, इसलिए हार भी नहीं माना। ये लोग बार बार उस रूट पे हमला भी करता था, लेकिन बार बार ये लोग रीबिल्ड कर लेता था। ये सब चीज़ें तो चलता ही रहा, है ना? ओके, चलिए, पीस, पेरिस पीस एग्रीमेंट। देखो, हर बार वॉर होता है, हर बार पीस होता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल देख लो, अभी जो न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा अवेयर हो गया तो ये सब चीज़ें चल रहा है। पीस एग्रीमेंट होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर कहीं फिर वॉर होने लगता है ना? आफ्टर मैनी ईयर ऑफ वॉर बोथ साइड एग्रीड टू होल्ड पीस टॉक। बहुत सालों तक की सब चीज़ें चलता रहा, फिर क्या हुआ, पीस टॉक हुआ। देखो, लड़ाई में एट द एंड दोनों की तरफ नुकसान होंगे। ठीक है, कोई ईगो में कर रहा है, कोई पावर में कर रहा है, लेकिन मेनली डूब जनता रहा है, या फिर जो लोग रहे वो मर रहे, सिविलियंस वो मर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो वॉर कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, पीस टॉक करना पड़ेगा। फाइनली नहीं मान रहा है तब तो फिर ठीक है, जान ही रहे हो, मिशन सिंदूर, है ना? ओके, ऑपरेशन सिंदूर। 27 फरवरी 1973 पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस पीस एग्रीमेंट साइन। इंपॉर्टेंट है, कब साइन हुआ याद रखिएगा। इसमें क्या था, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, आपसे पूछ देगा कि पेरिस पीस एग्रीमेंट क्या था, तो सिंपल सा 1973 का हुआ, हाँ हुआ, डेट बता दिया, बता दिया। ठीक, ओके। इसमें यह हुआ कि यूएसए जो है विड्रॉ करेगा, जो अपना सेना था, ट्रूप्स था, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर हम अपना सेना को हटा लेंगे। ठीक है, ये साइन हुआ। ठीक है, ओके, वापस बुला लेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस किया। ठीक, ओके। फिर क्या हुआ, जो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम है वुड वर्क टुवर्ड रीयूनिफिकेशन, फिर से एकीकरण के लिए, है ना? ओके, द यूएसए प्रॉमिस टू प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू वियतनाम, और ये भी इसमें पीस ट्रीटी में रखा गया कि प्रॉमिस किया गया कि यूएसए जो है इकोनॉमिक हेल्प देगा, किसको, वियतनाम को। ठीक है, समझ में आया? पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया? चलिए, अब आते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम, किस तरीके से फिर से रीयूनिफिकेशन हुआ। तो देखो, अप्रैल 1975 नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम जो हुआ वो क्या हो गया, एक बिकम अ कंट्री अगेन। द लॉन्ग वियतनाम वॉर फाइनली एंड। देखो, उतना साल से चलते रहा, लास्ट में 1975 को नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की बात करें, क्या बना, एक कंट्री बना। द वॉर caused heavy loss, life, property. The USA failed to stop communism in Vietnam and finally क्या है, withdraw its forces. ये इसके वॉर के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लाइफ का, प्रॉपर्टी का। आखिरकार यूएसए भी फेल हो गया कम्युनिज्म को रोकने में। ठीक है, ओके, कहाँ पे, वियतनाम में। फिर फाइनली वो अपना फोर्स बुला लिया, विड्रॉ कर लिया। ये चीज़ें आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, ओके, चलिए, इससे जितने भी पॉइंट आएंगे सब्जेक्टिव के, एक अलग से शीट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो फिर भी आपको बता दिए, जितने भी पॉइंट्स कवर हो सकते थे आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस वगैरह कब हुआ, क्या रीज़न था, है ना? ये सब चीज़ें आ गए। अब आते हैं माई लाई विलेज इंसिडेंट। एक इंसिडेंट है, ये आपके SCERT में वही लास्ट टॉपिक कह सकते हो, ये ख़त्म ही, उसके बाद चैप्टर्स। माइलाई विलेज 2 नंबर के आते हैं। ये कहाँ का है, माइलाई विलेज, अ विलेज इन अ साउथ वियतनाम, पहला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ये कहानी टाइप समझो, आखिर हुआ क्या था, आखिर ये स्टोरी पता कैसे चला लोगों को। एक ओल्ड मैन ने बताया, किस तरीके से बताते हैं। देखो, तुम्हें ये चीज़ मालूम चल गया कि साउथ वियतनाम
में एक मालाई गांव था। अमेरिकन जो सोल्जर्स थे उनको शक था कि गांव के लोग वियतकॉन्ग को मदद कर रहे हैं। ठीक है, बस शक था, याद रखना। इस शक के आधार पर उन्होंने, अमेरिकन आर्मी ने गांव पर ही अटैक कर दिया। ठीक है, जितने भी निर्दोष गांव वाले को, जितने भी गांव वाले थे उनके जान ले ली गई। ठीक है, पूरा गांव को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, ओके। और जितने भी मेल्स थे, ठीक है, उनको तो मार दिया गया। और जितने भी वुमेन थे या फिर गर्ल्स थे, ठीक है, उनको बंधक बना दिया गया। उनके साथ बहुत दिन तक गैंग रेप किया गया, बहुत टाइम तक। ठीक है, ओके। ये चीज़ें कहाँ हुआ? इस विलेज में हुआ। जितने भी मेल्स थे मार दिया गया। लेकिन ये इंसिडेंट पता कैसे चला? उनमें से एक जो ओल्ड मैन थे वो सरवाइव किए। ठीक है, ठीक, ओके। फिर इस इंसिडेंट को दुनिया के सामने रखें। जब ये बात पूरा सच्चाई दुनिया के सामने आया तो अमेरिका का बहुत आलोचना हुई। लोगों ने वियतनाम वॉर को एक और तेज कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली तभी चल ही रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम एंड में, ये तभी की बात हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हुआ। ठीक, ओके। तो बस यही आपका चैप्टर नंबर 3 था। होपफुली हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन बाहर से भी आएंगे तो इस बुक से ज़रूर नहीं आएंगे। तो फटाफट से पॉकेट बैच, क्रैकर बैच ज्वाइन कर लो 2027 के लिए। सिर्फ 399 है, आपको साथ फ्री में ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आप इसको घर बैठे बुला भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। प्रिंटिंग एक वेबसाइट आपको बता दिया जाएगा, वहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये सभी चार्जेस 399 है। प्रिंटिंग की चार्ज अलग है। इसमें आपका CRT DPP सभी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग बता रखे हैं। टिल आप क्लास 10th में लीजिएगा, 11, 12, 13, 14 जितने भी क्लास तक आप जाएं, जहाँ तक मैट्रिक इंग्लिश मीडियम पहुँचे, आपको हेल्प किया जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं, कहीं देर ना हो जाए वहीं लास्ट में। ठीक है, तो होपफुली हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट किया। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, अगर चाहिए है तो फटाफट से मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, आपको चीज़ें मिल जाएगा। तो कैसे लगा चैप्टर? कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड के। हम लोग SCRT ही करेंगे उसमें, क्योंकि SCRT से ही क्वेश्चन सेट होगा। तो फिर SCRT करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। सभी सब्जेक्ट ऑफिशियली तरीके से पूरा किया जाता है, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके कंप्लीट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।